जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सीमांचल की। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। इसलिए अलिफ टाइम्स ने कुछ मोतबर जराए से सीमांचल की खास तफसीलात हासिल की है, जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाजरीन, सीमांचल का जो इलाका है वो पिछले 10 सालों से मुसलसल सुर्खियों में रहा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ मुकाबला सिर्फ दो ग्रुपों यानी इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस सिर्फ दोनों के दरमियान में नहीं है, बल्कि यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी बड़ी और मजबूत गिरफ्त बन चुकी है। पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और मजलिस पूरी ताकत के साथ किशनगंज समेत सीमांचल के दूसरे इलाकों में भी मैदान में है। खास तौर पर इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 30 उम्मीदवार तकरीबन पूरे बिहार में उतारे हैं, लेकिन जहां इसकी सबसे मजबूत दावेदारी मानी जा रही है वो सीमांचल के इलाके हैं, यानी किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, बहादुरगंज, आमोर वगैरह वगैरह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर इन इलाकों में काफ़ी तनाव और कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली है। जब टिकट टिकट तकसीम हुए तो कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से नाराज़गी और गुस्सा देखा गया। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा, लोगों का कहना था कि जिन्हें टिकट मिलना चाहिए था इन्हें नहीं दिया गया। लेकिन अब हालात फिर से नॉर्मल हो चुके हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे घर की बात थी, आपस की लड़ाई थी, इसे सड़क पर नहीं आना चाहिए था। अब दोबारा सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ मजबूत होता जा रहा है। और याद रहे, 2020 के इलेक्शन में मजलिस को जो 5 सीटों पर जीत मिली थी वो कोई मामूली जीत नहीं थी, बल्कि अवामी हिमायत, जुनून और दीवानगी की बुनियाद पर थी। इस मरतबा अंदाज़ा यही है कि 10 से ज़्यादा सीटें यानी कम अज़ कम 12 सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में जा सकती है। और ये मैं आंकड़ा बहुत एहतियात से बता रहा हूँ, इस बार ये और भी बढ़ सकता है। बहरहाल, अख्तर उल इमान साहब जो है इस बार भी आमोर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वो वहीं से जीते थे और अब वो सिटिंग एमएलए हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में अख्तर उल इमान ने सड़कों और पुलों के जो काम कराए हैं, इससे लोग काफ़ी खुश हैं, मुतमईन हैं। आवाम का कहना है कि पिछले 35 साल में कांग्रेस के एमएलए ने जो नहीं किया वो अख्तर उल इमान ने सिर्फ 5 साल में कर दिखाया है। इसी वजह से इस बार भी अख्तर उल इमान की जीत के इम्कानात बहुत मजबूत हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं बहादुरगंज की। ये सीट इस वक्त सीमांचल की अहम और हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से तौसीफ आलम उम्मीदवार हैं। वो पहले कांग्रेस से 4 मरतबा एमएलए रह चुके हैं। बहादुरगंज से तौसीफ आलम इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। वो मजलिस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तौसीफ आलम की जीत को यकीनी बनाने के लिए हमारे शहर नांदेड़ से भी महाराष्ट्र के माजी प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन साहब भी असद साहब की हिदायत पर बिहार गए हुए हैं और बहुत शिद्दत से बहादुरगंज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मजलिस के उम्मीदवार तौसीफ आलम के लिए जनता के बीच जाकर सैयद मोइन साहब वोट मांग रहे हैं और उनकी तकरीरों से बहादुरगंज के वोटर्स पर अच्छा असर भी हो रहा है। ये अलिफ टाइम्स के मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है। बहरहाल, इनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है, यानी तौसीफ आलम की सीट के भी जीतने के बहुत चांसेस है। अच्छा, आप बढ़ते हैं कोचा धामन की तरफ। यहाँ मुकाबला दो मजबूत उम्मीदवारों के दरमियान है। एक तरफ है मास्टर मुजाहिद, जो इस बार आरजेडी के उम्मीदवार हैं। मास्टर मुजाहिद एक ज़मीनी नेता माने जाते हैं और ग्राउंड पर इनका वर्क भी अच्छा रहा है। वो पहले जनता दल यूनाइटेड से 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं, लेकिन जब वक्फ तरमीमी बिल को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी का साथ दिया तो मुसलमानों में नाराज़गी पैदा हुई। इसके बाद मास्टर मुजाहिद ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर खबरें आई कि या तो वो एमआईएम ज्वाइन करेंगे या आरजेडी में शामिल होंगे। आरजेडी ज्वाइन करने को लेकर वो तजब्जुब में थे, क्योंकि इसी सीट पर एक सिटिंग एमएलए इजहार आसफी पहले ही एमआईएम छोड़कर आरजेडी में ज्वाइन कर चुके थे। मास्टर मुजाहिद को लग रहा था कि इजहार आसफी चूँकि इसी सीट से एमएलए रह चुके हैं तो टिकट के ज़्यादा हकदार हैं। लेकिन जब मास्टर मुजाहिद ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की तो तेजस्वी यादव ने यकीन दहानी कराई कि आपको ही कोचा धामन से आरजेडी का टिकट मिलेगा। इसी यकीन दहानी के बाद मास्टर मुजाहिद ने आरजेडी में शमूलियत अख्तियार की और देखिए बिलाखिर
इजहार आसफी को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, हालांकि वो एमआईएम के रनिंग एमएलए होते हुए आरजेडी में शामिल हो चुके थे, बल्कि मास्टर मुजाहिद को टिकट मिल गया। अब मजलिस ने इसी सीट से सरवर आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी मुकाबला अब सीधा मास्टर मुजाहिद आरजेडी और सरवर आलम एमआईएम के दरमियान है। दूसरी तरफ इजहार आसफी को जब आरजेडी से टिकट नहीं मिला, आरजेडी ने जब उनका टिकट काट दिया, तो उन्होंने दोबारा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ज्वाइन कर ली। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके घर गए, उनसे मुलाकात की, दोनों ने साथ में नमाज भी अदा की। अब इजहार आसफी पूरी ताकत के साथ मजलिस के प्रचार में लग चुके हैं। कोचा दामन में पिछले कई सालों से आरजेडी का कोई एमएलए नहीं बन सका। आखिरी बार अख्तरुल इमान साहब यहाँ से आरजेडी के एमएलए थे। ये अख्तरुल इमान साहब का आबाई हल्का भी है, जहाँ से वो 3 मरतबा जीत चुके हैं। जब इन्होंने आरजेडी से इस्तीफ़ा दिया तो फिर जेडीयू के मास्टर मुजाहिद यहाँ से जीत नहीं सके, क्योंकि जेडीयू का यहाँ ग्राउंड वर्क नहीं है। इन्होंने फिर इस बार आरजेडी ने उम्मीदवार का टिकट काट दिया है, इजहार आसफी का। अच्छा जी, अब बात करते हैं ठाकुरगंज की। ठाकुरगंज से आरजेडी के उम्मीदवार हैं मौलाना सऊद आलम। वो सिटिंग एमएलए हैं और इस बार इनकी जीत के इम्कानात भी हैं, लेकिन जीत पाएंगे या नहीं ये वक्त ही बताएगा। अच्छा जी, इसके अलावा किशनगंज की एक और असेंबली सीट है, जहां से शर्जील इमाम साहब के इलेक्शन लड़ने की खबरें भी सामने आई। आपने सोशल मीडिया पर देखा और सुना होगा। शर्जील इमाम जो शाहीन बाग एहतजाज के दौरान एक अहम चेहरा बने, पिछले 5 सालों से जेल में बंद है। इन पर इल्ज़ाम लगाया गया हेट स्पीच देने और दहली फसाद भड़काने का। ये सब फर्जी इल्ज़ामात हैं, जिनकी बुनियाद पर न सिर्फ शर्जील इमाम बल्कि उमर खालिद, मीरान हैदर और कई बहादुर नौजवान जो इनको जमानत तक नहीं मिल रही। शर्जील इमाम ने किशनगंज की बहादुरगंज से असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। इनकी टीम ग्राउंड पर मौजूद थी, लोगों से मुलाकातें जारी थी, लेकिन 1 महीने के जायजे के बाद इन्हें महसूस हुआ कि हालात साजगार नहीं है और जनता फ़िलहाल जीतना फ़िलहाल मुश्किल है। इसी सीट से पहले से तौसीफ आलम एमआईएम के उम्मीदवार थे और एमआईएम ने इनके टिकट को कंफर्म कर दिया था। लोगों का रुझान भी एमआईएम की तरफ ज़्यादा था, इसलिए शर्जील इमाम ने एक जज्बाती ख़त लिखा कौम के नाम, और जिसमें कहा कि मेरा सियासत में आने का मकसद रिवायती इलेक्शन लड़ना नहीं है, बल्कि सियासत में तब्दीली लाना है। फ़िलहाल हालात साजगार नहीं है, इसलिए मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ, लेकिन आइंदा मैं पूरी तैयारी के साथ वापस आऊँगा। लोगों ने इनके फैसले को दानिशमंदाना और अच्छा करार दिया। यूं शर्जील इमाम जो है बहादुरगंज से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इधर बहादुरगंज में कांग्रेस के भी एक नए मुस्लिम उम्मीदवार है, लेकिन मुकाबला यहाँ भी एमआईएम के हक में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कटिहार ज़िले में आती है, जहाँ से आदिल हुसैन आज़ाद मैदान में है, जबकि महबूब आलम सिटिंग एमएलए है। कांग्रेस के उम्मीदवार है महबूब आलम असेंबली में एक मुतहरिक और बोल्ड आवाज़ के तौर पर जाने जाते हैं और मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर बात उठाते रहते हैं। इसीलिए यहाँ भी मुकाबला काफ़ी सख्त है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो सीमांचल पूरे बिहार में वो इलाका है जहाँ मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। ये 4 अजला पर मुश्तमिल है, सीमांचल जिसे कहा जाता है। ये किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 70% है, अररिया में 44% है, कटिहार में 46% है और पूर्णिया में तकरीबन 40% मुसलमान बसते हैं। किशनगंज के लोकसभा के तहत 2 असेंबली सीटें ऐसी हैं जो पूर्णिया ज़िले में आती हैं, एक आमोर और दूसरी बैसी से रुकनुद्दीन उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि वो मजलिस को छोड़कर आरजेडी में गए थे, मगर वहाँ भी आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बल्कि एक नए चेहरे को टिकट दे दिया। इस फैसले से वहाँ भी गुस्सा पाया जा रहा है और इम्कान है कि वहाँ भी आरजेडी को नुकसान हो और इसका फ़ायदा एमआईएम को मिले। मजमूई तौर पर देखा जाए तो लगभग 12 सीटें इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बाकी सीटों पर आरजेडी का पलड़ा भारी है। पूरे सीमांचल में कुछ 24 असेंबली सीटें हैं, जिनमें से 16 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, कहीं 50 और कहीं 40% तक मुस्लिम आबादी है। लेकिन इंडिया अलायंस ने जिस तरह से मुस्लिम आबादी के तनासुब के हिसाब से सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को देनी चाहिए थी,
اس طریقے سے نہیں دی ہے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں بی جے پی اور جنتا دل یونائٹڈ کے کردار کی۔ سیمانچل وہ علاقہ ہے جہاں بی جے پی ہمیشہ کمزور رہی ہے، کیونکہ یہاں کی سماجی و مذہبی ساخت ان کے لیے آسان نہیں، لیکن اس بار بی جے پی نے اپنی چال بڑی ہوشیاری سے چلی ہے۔ اس نے خود زیادہ سیٹیں نہیں مانگی، بلکہ اپنے سینئر لیڈروں کو پردے کے پیچھے رکھا اور مقامی چہروں کو آگے کر دیا۔ بی جے پی کا فوکس اس بار پولرائزیشن پر نہیں بلکہ ڈیولپمنٹ نیریٹو پر ہے۔ ان کے لیڈر سیمانچل میں کہہ رہے ہیں، ہم نے یہاں سڑکیں بنوائی، ریل لائن بڑھائی اور کشن گنج کے لیے ریلوے لائن وہ ایجوکیشن اسکیمیں لائیں، مگر گراؤنڈ پر عوام کا کہنا کچھ اور ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیمانچل میں نہ نوکریاں آئی، نہ اسپتال بہتر ہوئے اور نہ ہی سیلاب کا کوئی مستقل حل نکلا۔ یاد رکھیں ناظرین، سیمانچل کے سب سے بڑے مسائل آج بھی وہی ہیں: سیلاب، روزگار، تعلیم اور ہیلتھ۔ کٹیہار، ارریہ اور پورنیہ میں ہر سال سیلاب آتا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، کسانوں کی فصلیں بہہ جاتی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے صرف عارضی مدد ملتی ہے، کوئی پلاننگ یا پالیسی لیول پر حل نہیں نکالا گیا۔ دوسری طرف نتیش کمار کی جے ڈی یو اپنے ووٹ بینک کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نتیش کمار نے سیمانچل میں کئی اسکیموں کا اعلان تو کیا، لیکن عوام کو لگتا ہے کہ یہ سب انتخابی وعدے ہیں جو الیکشن کے بعد بھلا دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک کانگریس کی بات ہے تو سیمانچل میں کانگریس کی گرفت پہلے جیسی نہیں رہی۔ لوگ یاد کرتے ہیں کہ کشن گنج میں ایم اے فاطمی یا ارریہ میں تسلیم الدین جیسے لیڈروں کے زمانے میں کانگریس مضبوط تھی، مگر اب قیادت میں وہ اتحاد اور عوامی رابطہ نہیں رہا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے مجلس نے اپنی پہچان مضبوط کی ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب نے پچھلے 2 سالوں میں سیمانچل کے عوام سے براہ راست رابطہ قائم کیا ہے۔ ان کی پارٹی کے لوگ گاؤں گاؤں پہنچے، مسائل سنے اور نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ایم آئی ایم کے امیدوار سب سیٹوں پر نہیں جیتیں گے، لیکن وہ سیاست کا توازن بدلنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ سیمانچل کے نوجوان آج ایک نئی سیاست، خودداری اور نمائندگی کی بات کر رہے ہیں۔ سیاسی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ایم آئی ایم نے اس بار 10 سے 12 سیٹیں نکال لی تو وہ بہار کی اسمبلی میں تیسری بڑی مسلم آواز بن سکتی ہے، اور اگر کانگریس آر جے ڈی مسلمانوں کو ان کی آبادی کے مطابق نمائندگی نہیں دیتی تو آنے والے برسوں میں سیمانچل کی سیاست کا مرکز مجلس اتحاد المسلمین بن جائے گی۔ آخر میں ایک بات سیمانچل کے عوام کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی ووٹ سے صرف کسی پارٹی کو جتائیں یا اپنی آنے والی نسل کے لیے ایسی قیادت چنیں جو ان کے مسائل پر بولے اور حل کرے۔ سیلاب، تعلیم، روزگار، سماجی انصاف، یہی وہ ایشوز ہیں جن پر سیمانچل کا مستقبل منحصر ہے۔ اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بھروسہ بدلتے ہیں یا نظام بدلتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خاص رپورٹ، الف ٹائمز ناندیڑ۔